नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं अपना आज का टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो चार्ज कैरियर हमारे स्पेशली हमको पता है कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो मेनली हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, थर्मल वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की। तो ये क्या होता है, उसके नाम से पता चल रहा है, थर्मल मतलब ड्यू टू टेम्परेचर। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, जो कि बहुत 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 ही फेमस है। तो वो सबको पता है कि वो ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तभी हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, वरना नहीं आएगी। तो पहला हमारा थर्मल वेलोसिटी, उसको देखते हैं। थर्मल वेलोसिटी को VTH से रिप्रेजेंट किया है। लेट अस सपोज दैट सेमीकंडक्टर मटेरियल इज केप्ट एट अ टेम्परेचर T केल्विन। कैपिटल T केल्विन पे हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल को रखा। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3/2 kT। अच्छा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये बस एक तरीके का रिलेशन है जो याद करना है। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज द जो भी टेम्परेचर पे हमने रखा था, तो उसका 3/2 टाइम, मतलब कुछ है नहीं, बस क्या है कि जिस टेम्परेचर पे रखा तो वो उसके 3/2 kT टाइम्स मतलब है। तो K की वैल्यू ये है। तो अब यहाँ से हमें पता चला कि एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की अलग है और एक जो उसको काइनेटिक एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है, या थर्मल या जो भी आप मानो। तो हाफ mv², तो v की जगह VTH, तो हाफ mvth² इक्वल टू 3/2 kT। तो mvth² इक्वल टू 3 kT। VTH का क्या निकल के आया फॉर्मूला, जो कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो याद रखना है। VTH का ये फॉर्मूला निकल के आया √3kT/m। ओके, क्योंकि ये स्क्वायर है तो पूरा ही रूट में हो जाएगा, ये टोटल रूट में है। ओके, तो लेट अब क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर को मान लेते हैं एक वैल्यू, ठीक है, सॉरी टेम्परेचर को मान लेते हैं एक वैल्यू, रूम टेम्परेचर T इक्वल टू 300 केल्विन पे क्या होगा। तो एक एक करके सारी वैल्यूज रखेंगे। 3 हमारा K की वैल्यू, टेम्परेचर 300 और मास हमारा 9.1 इंटू 10⁻31 kg हमारा इलेक्ट्रॉन का मास। तो हमारा जो VTH आया वो कुछ 10⁵ मीटर पर सेकेंड आया, जिसको कि मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं, 1 2 3 4 5, 1 लाख मीटर पर सेकेंड हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। हम यूजली मीटर काफ़ी बड़ी यूनिट मतलब है, हम सेंटीमीटर में देखते हैं सारी चीज़ें, लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली सेंटीमीटर के हिसाब से 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। अब बात आई कि इतनी ज़्यादा वेलोसिटी है फिर भी क्यों नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करती है। तो उसका रीज़न है कि जो भी हमारा इस सेंटेंस को पढ़ते हैं पहले, एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन द थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट दे आर मूविंग रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन। वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, पर रैंडमली मूव कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मूविंग रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन। ओके, इसको समझते भी हैं इस बात को, क्या कहना चाह रहा है। लाइक आपका इलेक्ट्रॉन था, यहाँ स्टार्ट किया, वो यहाँ गया, ओके, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, रैंडम मूव कर रहा है, यहाँ चला गया और यहाँ से वापस वही। तो एवरेज जो मूवमेंट है वो जीरो होता है जब तक हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज अप्लाई नहीं करते। इसीलिए क्या है कि केवल थर्मल एनर्जी देने से ही नहीं कंडक्शन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का सेमीकंडक्टर में। तो एवरेज मूवमेंट जीरो है। अब थोड़ा सा थ्योरी पार्ट और समझ लेते हैं। थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बी विजुलाइज एज ए सक्सेशन ऑफ रैंडम स्कैटरिंग, ठीक है। थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का थर्मल मोशन हम दो तरीके से विजुलाइज करेंगे। पहला क्या है हमारा, सक्सेशन ऑफ रैंडम स्कैटरिंग, ठीक है, जो स्कैटरिंग हो रही है। स्कैटरिंग क्या है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन का पाथ तो ये था, पर यहां से कोलाइड होके, यहां से कोलाइड होके वो ऐसे चला गया। ओके, ये स्कैटरिंग हो गई। तो ये जो रैंडम सक्सेशन स्कैटरिंग है फ्रॉम वाइब्रेटिंग एटम्स इन द क्रिस्टल, ठीक है, फ्रॉम वाइब्रेटिंग एटम्स, मतलब एटम अपने आप में एक जगह स्थिर नहीं है ना, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो उस वजह से जो स्कैटरिंग हो रही है उसकी वजह से थर्मल मोशन का इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल मोशन हो रहा है। ये तो पहला सेंटेंस था ये, द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड टू जीरो नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर अ सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम पीरियड, मतलब काफी बड़ा टाइम पीरियड है फिर भी जीरो नेट डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो ही है, ये समझने वाली बात है। ये वही बात आती है कि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल एवरेज हमारा जीरो ही रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगभग वापस वहीं पे आ जाता है। सो इवन दो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज काफी बड़ी है बट नो डिस्प्लेसमेंट
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नो डिस्प्लेसमेंट एंड हेंस नो फ्लो ऑफ करंट, जब कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो ओवरऑल, ठीक है। मान लो कि एट टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे ना, डिस्प्लेसमेंट आपका इलेक्ट्रॉन वापस उसी जगह पे आ गया, तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो फिर कोई भी करंट फ्लो नहीं हुई। तो ये याद रखने वाली बात है, ये 10 की पावर 7 याद रखने वाला, पर ये सेंटीमीटर है, सॉरी ये इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर याद रखना इंपॉर्टेंट है। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज मीन फ्री पाथ। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एक इलेक्ट्रॉन एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लाइक ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ कोलिजन हो गया, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने बोला है, इस पर्पल वाले को बोला है हमने, क्या बोला है, मीन फ्री पाथ। ओके, मीन फ्री पाथ, तो पहली डेफिनेशन ये। इसके बाद आते हैं दूसरे पे, दूसरे क्या कह रहा है, द एवरेज टाइम ऑफ या बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम, ठीक है, या फिर जितनी देर हमारा इलेक्ट्रॉन मीन फ्री पाथ पे ट्रेवल कर रहा था वो टाइम, या फिर दो कोलिजन के बीच का टाइम, तो उसको हम एवरेज कोलिजन टाइम और उसको टाउ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, टाउ सी याद रखना। ओके, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम, ये हमारा पूरा VTH का कॉन्सेप्ट हुआ, पूरा का पूरा VTH का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, VTH। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा है VD या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, VD। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसमें क्या बताना चाह रहा है। ये हमने एक बैटरी ली, ठीक है, उसको हमने एक सेमीकंडक्टर बार से जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या है, जो E की डायरेक्शन, E इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, तो ये E की डायरेक्शन है। अब ये F क्या है, F इज द फोर्स अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन पे हमने क्या पढ़ा था, F इजकल टू QE, या F इजकल टू, ये कैपिटल E है, ये माइनस QE, ठीक है। इसके ये माइनस की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन हमारा उस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। अब यहाँ पे बात आती है समझने की कि अब इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिल गई है ट्रेवल करने के लिए, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो होगा फॉर नेट इलेक्ट्रॉन या फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब वो उसकी कुछ वैल्यू होगी, ऐसा नहीं कि अब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चालू होने से उसने फोर्स लगाया इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ा, ओके, दौड़ा, और उसकी वजह से यहाँ पे अब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई सेमीकंडक्टर बार के अंदर। ओके, ये चीज थी मेन समझने वाली। अब पढ़ते हैं थ्योरी। ऑल द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, all the application of electric field, electrons experience a force which is opposite to the direction of applied electric field, ठीक है। applied electric field की opposite direction, ये opposite important है, opposite direction में हमें लगा। because of this force the movement of electrons start to take place from lower potential to higher potential, या मतलब opposite, ठीक है, सीधा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हायर टू लोअर है, तो ये लोअर टू हायर है, क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ओके, ये याद रखना है। This movement of charge carrier under the influence of applied electric field is known as drift velocity, ठीक है, ये ड्रिफ्ट है, ये जो मूवमेंट है, ठीक है, मूवमेंट की बात कर रहे हैं, केवल डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट की, इज नोन एज ड्रिफ्ट, एंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय देम इन दिस प्रोसेस इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ड्रिफ्ट एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में जो भी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन रख रहा है अपने पास, उस वेलोसिटी को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला है। तो मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि मूवमेंट थोड़ा सा मतलब धक्के वाला होगा, तो उसको ड्रिफ्ट बोला है, और उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज इन वैक्यूम, देन एज सून एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, मतलब मान लो एक इलेक्ट्रॉन वैक्यूम में और एकदम से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, then electron will experience and force and starts to move, but the movement of the electron in a crystal is more complex and we need to take care of several other factors, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, किसका मेन चीज देखते हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं वेक्टर का और वैक्यूम का और एक क्रिस्टल का।
तो वैक्यूम में तो बहुत आसान है कोई भी चीज़ समझना या अप्लाई करना, ठीक है। वैक्यूम में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होते, तो वहाँ पे तो सीधा सा है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। लेकिन क्रिस्टल के अंदर ऐसा नहीं है, क्रिस्टल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे हमें और भी पैरामीटर देखने पड़ते हैं। तो पोलरॉन, फोनॉन, ये सब का कॉन्सेप्ट अब हम देखेंगे थ्योरेटिकली, जो कि काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर बाहर एक क्रिस्टल है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी चीज़ पे, केवल एक ही चीज़ पे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी असल में होती क्या है, या इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कैसे करता है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारा एक डायग्राम है, बहुत सारे एटम्स है और ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये बाहर से आके यहाँ पे आया, तो ये यहाँ पे आया, ये सबका न्यूक्लियस है एटम के अंदर, और वो न्यूक्लियस का फोर्स इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम दिखेगा ये, ओके। इस तरीके से आपका डायग्राम दिखेगा। ये 4 एटम्स हैं जिनका कि न्यूक्लियस इस तरफ को शिफ्ट है। अब इलेक्ट्रॉन एक तरीके के पॉजिटिव पोटेंशियल वेल में फंस गया। ये आप अज्यूम करिए कि इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव पोटेंशियल वेल में फंस गया है, यहाँ पे फंस गया है। अब इसको बाहर आने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। फॉर कमिंग आउट इलेक्ट्रॉन नीड एनर्जी। अब ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कौन देगा? वो देगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई करी है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी लेता है और बाहर आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड की है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ओके। अब इलेक्ट्रॉन को मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ली इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, ओके। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ली, एक फोर्स को ओवरकम कर दिया। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इससे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो इसके फोर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है उससे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, इस इलेक्ट्रॉन को एक वेलोसिटी मिलेगी। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि इलेक्ट्रॉन के सफर में क्या रुकावट आती है, ओके। तो इसको हम पर्टिकुलर डायग्राम को क्या कहते हैं? पोलरॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम, ये जो पूरा बना हुआ है ऐसे, इसको हम पोलरॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को पोलरॉन से बाहर आना पड़ता है। ये इस तरीके से है कि एक इंसान है, आप एक चल रहे हैं, ये सरफेस है एक तरीके का, और ये स्लशी ग्राउंड है, कीचड़ युक्त सरफेस है। अगर आप इसमें चलेंगे तो आपका पैर यहाँ पे फंस जाएगा, और इस पैर को निकालने के लिए आपको वापस यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा, तब रिएक्शन देना पड़ेगा, एक्शन, तब रिएक्शन से आप आगे बढ़ेंगे, कुछ इस तरीके से, ओके। तो ये चीज़ है, मतलब इसी ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हुआ पोलरॉन का, दिस इज नंबर वन। नंबर 2 इज फोनॉन। फोनॉन से समझते हैं फोनॉन क्या होता है। इसी डायग्राम में आपके जो ये एटम है, ये वाइब्रेट करते हैं, ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, ओके। वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसी जगह है, अभी यहाँ है, नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पहुँचे, ऐसे करके ये वाइब्रेट कर रहे हैं, ओके। मेन एक्सिस ये है कुछ इस तरीके से, तो ये वाइब्रेट करते हैं। अब वाइब्रेट करते हैं तो नेक्स्ट चीज क्या है? मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये जा तो यहाँ से ऐसे निकल जाता, लेकिन क्या हुआ कि ये वाइब्रेट कर गया, ये नीचे आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कोलाइड कर गया। तो ये दूसरी रुकावट बनी। दूसरी रुकावट क्या कह रही है? फोनॉन जो होते हैं, इस चीज को हम फोनॉन कहते हैं। जो वाइब्रेटिंग एटम होता है, तो वो एक तरीके की ऐसे हीट वेव छोड़ता है, तो हीट वेव ऑफ वाइब्रेटिंग एटम्स, ओके। या फिर एटॉमिक वाइब्रेशन या लेटिस वाइब्रेशन की वजह से हमारा फोनॉन बनता है। तो पहला था पोलरॉन, जो समझ में आया इस डायग्राम से, ये पूरा डायग्राम समझा रहा है। दूसरा फोनॉन, जो फोनॉन सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन गया तो वो एटम नीचे आ गया, तो उसके सामने कोलिजन हो गया, उसके सामने आके खड़ा हो गया, ये चीज है। अब फोनॉन भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ले लेता है। मान लो इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी बिफोर कोलिजन, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, और कोलिजन होने के बाद इलेक्ट्रॉन की मान लो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसी चीज में चलेगी, फोनॉन को ओवरकम करने में। अब इलेक्ट्रॉन को फिर से 0 से शुरू करना है, यहां से बात समझते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में आ गया, अब उसको 0 से शुरू करना है, तो जो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा?
जीरो से एक स्पीड में जाएगा, जो है स्पीड है वीडी, तो इसलिए एक तरीके का एक्सेलेरेशन होगा, क्योंकि वो जीरो से उठ के जा रहा है। इसी एक्सेलेरेशन की वजह से हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो अब समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन के पाथ में दो तरीके से ड्रिफ्ट होता है, मतलब ड्रिफ्ट एक ही होता है, कंबाइन करके पोलरॉन और फोनॉन वाले कॉन्सेप्ट से, मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में रुकावट आती है और उसको ओवरकम करने के लिए एनर्जी कौन देता है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बहुत ही मोस्ट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एनर्जी देती है। ओके, तो ये फोनॉन का कुछ वो है, ए इजकल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है, एक्सलेशन इजकल टू डी वी बाई डी टी। इससे क्या दिखा कि डी वी इंटीग्रेशन जीरो से वी डी, ए डी टी इंटीग्रेशन जीरो से टाउ सी। टाउ सी क्या है? कोलिजन टाइम, ऊपर जो देखा था। तो वी डी, ये तो इंटीग्रेशन सीधे सीधे वी डी आगे अप्लाई लिमिट करके वी डी इजकल टू जीरो से टाउ सी ए डॉट डी टी। तो ये हमारा एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है वी डी का। ओके, ये हमने थ्योरेटिकली समझा। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नेवर गोज थ्रू सेमीकंडक्टर विदाउट इंटरेक्टिंग द लेटिस एटम्स। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन कभी भी बिना लेटिस एटम से इंटरेक्शन किए जा ही नहीं सकता है, मतलब उनसे भिड़ेगा तो जाके है ही, इन अ मच मोर स्ट्रॉन्गर मैनर। ओके, तो बिना कोलाइड हुए नहीं जा सकता। ऑल दिस लेटिस एटम्स आर वाइब्रेटिंग ड्यू टू थर्मल एनर्जी। अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है और इस वजह से थर्मल एनर्जी मिली एटम्स को, उस थर्मल एनर्जी की वजह से सारे के सारे एटम क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। द वाइब्रेशन ऑफ एटम रिजल्ट्स इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन विद फ्री इलेक्ट्रॉन। और जैसे वाइब्रेशन कर रहे हैं, जो वही वाली बात बताई, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये नीचे खिसक गया, ऊपर भी खिसकेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था, तभी ये नीचे खिसक गया, तो ये भिड़ गया आके इलेक्ट्रॉन में, ये इलेक्ट्रॉन में भिड़ गया आके, ये कोलिजन हो गया। यही चीज बोली है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन और वाइब्रेटिंग एटम का। एज अ रिजल्ट स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। और इस स्कैटरिंग के लिए स्कैटरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन दो तरीके से। तो वही चीज हमने देखी, स्कैटरिंग हो रही है, उसमें उसकी एनर्जी भी लॉस हो रही है। ओके, एनर्जी लॉस हो रही है, और फिर से वो एनर्जी किससे ले रहा है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से। फिर से एनर्जी लेगा तो कैसे लेगा? जीरो से उठ के लेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एक्सेलेरेशन का कॉन्सेप्ट आया कि बार बार वेलोसिटी कम हो रही है, फिर इसको वो अचीव कर रहा है, फिर कम हो रही है। तो ये चीज है। इलेक्ट्रॉन tries to accelerate due to application of electric field between two successive collision। देखो ये वही वाली बात कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्राई कर रहा है एक्सलेट करने के लिए, ओके, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन tries to accelerate before collision and then it collides with the lattice atom, gets scattered and comes to rest। ठीक है, उसने कोलिजन के पहले एक्सलेट किया था, लेकिन फिर से वो कोलिजन में फंस गया, फिर से कोलाइड हो गया लेटिस एटम के साथ, फिर से बिखर गया है, फिर से रेस्ट में आ गया। देन इट अगेन टेक्स एनर्जी फ्रॉम द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन फिर यही प्रोसेस फिर से चलेगा। फिर से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी ली और फिर से एक्सीलेट किया, फिर अगला कोलिजन हुआ, फिर वो स्कैटर्ड हो गया, फिर एंड सो ऑन। ठीक है, बार बार वही चीज समझाना चाह रहे हैं। देयरफॉर द इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैव पीरियोडिक बंच ऑफ वेलोसिटी जंप्स। ठीक है, तो इफेक्टिव मूवमेंट जो इलेक्ट्रॉन का है वो बहुत ज्यादा एक बंच है, मतलब एक गुच्छा है, ग्रुप है बहुत सारे वेलोसिटी जंप्स का। ठीक है, जंप्स मतलब जीरो पे आगे फिर से वो हो रहा है, तो ये वेलोसिटी जंप्स जो है यही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रीजन बनता है। Therefore, unlike in vacuum, electron does not completely accelerate। तो यहाँ पे वैक्यूम की तरह, वैक्यूम में completely accelerate एक बार कर गया तो कर ही जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। It instead exhibit a constant average velocity। अच्छा, constant average velocity इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? कांस्टेंट का मतलब है कि ये प्रोसेस रिपीटेटिव है। ठीक है, हम अगर वो प्रोसेस रिपीटेटिव है तो एज अ होल मान लो कि हम वो प्रोसेस तो माइक्रो सेकंड में हो रहा है, हम बोले कि 5 सेकंड के दौरान क्या हुआ, तो वो प्रोसेस रिपीटेटिव है तो हम उसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। एवरेज का मतलब कि वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन एक्सलेशन कर रहा है, और वो जो हमने वीडी निकाला है, ठीक है, ए डी टी जीरो से टाउ सी, ओके, तो उस एक्सीलेशन का एवरेज ही ये एवरेज है। ओके, इसी को हमने वीडी बोला है। मतलब अभी इलेक्ट्रॉन 0 मीटर पर सेकंड पे था, 2 पे हुआ, 4 पे हुआ, 6 पे हुआ, 8 पे हुआ, 10 पे हुआ और कोलिजन हो गया। समझना बहुत बढ़िया बात है। 10 पे हुआ, कोलिजन हो गया। अच्छा, कोलिजन हो गया, अब उस कोलिजन के होने के बाद क्या होगा? फिर से वो जीरो से शुरू करेगा,
तो हमने इस 0 से 10 का एवरेज लिया है, ये समझने वाली बात है। हमने इस 0 से 10 का एवरेज लिया जो कि 5, मतलब कि हर दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये समझने वाली चीज थी, आसान थी। ओके, तो क्या है कि 0, 2, 4, 6, 10 इलेक्ट्रॉन मीटर पर सेकेंड तक गया, फिर से कोलिजन हो गया, तो हमने एवरेज लिया, तो इसलिए हमने बोला कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाई भी। इफ वी वांट टू कंटिन्यू यूजिंग न्यूटन लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है, देन वी नीड टू कंसिडर ऑल दीज कॉम्प्लिकेशन विद रिगार्ड टू माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट। अगर हम न्यूटोनियन फिजिक्स की बात करें, न्यूटन लॉज वाली फिजिक्स की बात करें, तो ये जितने भी कॉम्प्लिकेशन है इसको हमें माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट की तरह देखना होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन विद लेटेस्ट एटम। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करी थी। ये जो जितना भी एनालिसिस था ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे था कि फोनॉन बनता है, पोलरॉन बनता है, ये सारी चीज़ें। ओके, हम थे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। एनालिसिस शुरू करते हैं। तो एनालिसिस क्या कह रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दोगे तो उतनी एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, कोलिजन होने के बाद वो रेस्ट में चला गया, और रेस्ट से उसको एक्सीलरेशन कौन दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन। तो वीडी इज इक्वल टू म्यू ई। अब ये म्यू क्या है, ये समझने वाली बात है। म्यू कहाँ से आया, क्यों आया, तो म्यू हमारा है मोबिलिटी, जो कि कांस्टेंट होता है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो म्यू दो तरीके का होगा, म्यू एन एंड म्यू पी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स। मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज, अब मोबिलिटी क्या, मोबिलिटी तो आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई। तो मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो वीडी की यूनिट हमने देख ली सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि वो तो एक तरीके की वेलोसिटी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, पर वोल्ट सेकंड। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, तो ये यूनिट है इसकी मोबिलिटी की। ठीक है, मोबिलिटी की। तो वीडी इक्वल टू म्यू, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट करेंगे, और म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई। अब आगे आते हैं ग्राफ के ऊपर। ओके, ये ग्राफ हमने बनाया है किस किस के बीच में बनाया है, वीडी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनाया है। ओके, इन वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से वीडी तो बढ़ेगी, पर उसके बीच का रिलेशन ऐसा नहीं है कि एकदम से कि एक्सपोनेंशियल होगा, लीनियर होगा। ये चीज़ हमें देखनी है कि क्या रिलेशन होगा। इसको समझते हैं फिर से। वीडी इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से बढ़ेगी, हमने देखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से किस रिलेशन में बढ़ेगी, लीनियर, सब लीनियर, एक्सपोनेंशियल, क्या कांस्टेंट, क्या, तो वो हमें देखना है। तो उसकी कुछ लिमिट है। लिमिट क्या कहती है कि 10 की पावर 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है 10 की पावर 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर तक आपका जो भी ग्रोथ होती है वो लीनियर ग्रोथ होती है। किसमें, वीडी में। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। उसके आगे आप आओ 10 की पावर 4 तक। ओके, 10,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका जो रिलेशन होता है वो सब लीनियर होता है। ये सब लीनियर याद रखेंगे, ये आपका लीनियर। और उसके ऊपर जाके आपका वो सैचुरेशन अटेन कर लेता है। ये इसने सैचुरेशन अटेन कर लिया। ये इसने सैचुरेशन अटेन कर लिया। तो बहुत ही अच्छा डायग्राम था समझने का। हमें याद क्या करना है, ये 10 की पावर 7 हमने इसको सॉल्व करके लाया था सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमें याद हो जाना चाहिए अब तक। 10 की पावर 7, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, दो बाउंड्रीज हैं, इनको हमें याद करना है। 10 की पावर 3 1000 तक जब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, आपका लीनियरली बढ़ेगा आपका वीडी, फिर सब लीनियरली बढ़ेगा थोड़ा सा कर्व में, और फिर सैचुरेट कर जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कह रहा है, एट लो इलेक्ट्रिक फील्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनली क्या, लीनियरली बढ़ रहा है। तो ये कब है, लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए। कब के लिए है, लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या लीनियरली प्रोपोर्शनल है।
to the applied electric field. We assume that the time interval between, ठीक है, collisions tau c is independent of applied electric field. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका टाउ सी है, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम इंटरवल है जो भी, वो डिपेंड नहीं करता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे. ऐसा क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक तरीके की एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रही है, इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दे रही है, एक्सेलेरेशन दे रही है, पर ऐसा नहीं है, वो ये डिसाइड नहीं कर रही कि कोलिजन कब होगा. कोलिजन कब होगा वो डिसाइड कर रहा है, क्या डिसाइड कर रहा है? आपके एटम्स डिसाइड कर रहे हैं. एटम डिसाइड कर रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से चलना शुरू किया तो अब उसके पाथ में कौन सा एटम आएगा और कब आएगा, तो वो एटम डिसाइड कर रहा है कि कोलिजन कब होगा. तो यहाँ कोलिजन हुआ और यहाँ कोलिजन हुआ. मैं दिखाता हूँ आपको, ये कोलिजन हुआ था और ये कोलिजन हुआ है. तो ये दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसको हमने क्या बोला? टाउ सी बोला, टाउ सी. तो टाउ सी किस पे डिपेंड करेगा? दोनों एटम और इलेक्ट्रॉन के, उनकी पोजीशन पे, उनकी डिस्टेंस पे, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे. यहाँ पे हमने पूरा किया. अब इस और देखते हैं आगे, ठीक है, ये देख लेते हैं, इसको पॉज कर देता हूँ. दिस इज अ रीजनेबल assumption as long as the drift velocity is small than the thermal velocity of electron. ये जो assumption काम करता है तब तक जब तक हमारा Vd जो है वो स्मॉल है Vth से. ठीक है, लिख देते हैं Vd इज स्मॉल देन Vth. ठीक है, तभी तक ये हमारा assumption काम करता है. At high electric field, electrons gets more energy and gets highly accelerated because of which they get rapidly collided. ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होता है, और ज़्यादा, एक रीज़न अगर दिमाग में आया होगा आपके एक पॉइंट कि सैचुरेट क्यों कर गया, Vd की वैल्यू सैचुरेट क्यों कर गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होने पे. देखते हैं फिर से. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, मतलब 10 की पावर 4 से ज़्यादा करेंगे, तो फिर हमारा Vd बढ़ क्यों नहीं रहा है उसके साथ, और सैचुरेट क्यों कर गया? तो वही रीज़न है कि ज़्यादा अगर आप बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो जो आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा एनर्जी ले लेगा, और ज़्यादा एनर्जी लेने से वो फिर वही है कि ज़्यादा मूव करेगा, एक्सेलेरेशन ज़्यादा हो जाएगा, और वो कोलाइड भी फिर उतनी जल्दी करेगा, उतने ज़्यादा कोलिजन लेगा. तो एवरेज आपको वही रह जाता है. तो 10 की पावर 7 जो हमारी है वो सैचुरेटेड वैल्यू है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी अचीव नहीं करता है. 10 की पावर 7 क्या? सेंटीमीटर पर सेकेंड. द रेट एट विच द इलेक्ट्रॉन आर गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड will now start dissipating energy with same rate to phonons. ठीक है, तो ये ऐसे समझ नहीं आएगा, जब ऊपर का समझा था वही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अब जिस रेट से एनर्जी ले रहा है उसी रेट से वो फोनॉन्स को देगा, मतलब पूरी नहीं डिसिपेट करेगा. इसीलिए एग्जाम्पल से समझाया था कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो फोनॉन को दे देगा, मतलब काउंटर पार्ट कर देगा, मतलब उसमें डिसिपेट कर देगा और बाहर निकल आएगा, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो मूव करेगा. दे डिसिपेट देयर एनर्जी टू फोनॉन्स बिकॉज ऑफ विच देयर वेलोसिटी गेट्स सैचुरेटेड एट अप्रॉक्स 10 की पावर 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर फील्ड्स हायर देन अप्रॉक्स 10 की पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर इन सिलिकॉन. सिलिकॉन की वैल्यूज हैं ये. अच्छा, इसके पीछे रीज़न ये भी समझ आता है कि आप अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, थर्मल मतलब जो टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ेगा सेमीकंडक्टर बार के अंदर, तो फिर एटम्स भी और ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे. इसीलिए क्या है कि एक वैल्यू पे सैचुरेट हो गई, आपका 10 की पावर 7 पे सैचुरेट होके रह गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू. अब यहीं पर रिलेशन देखते हैं हम. अब बात करते हैं हम म्यू, मतलब मोबिलिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपका ग्राफ. अच्छा, म्यू और इसका रिलेशन क्या है? म्यू इक्वल टू Vd बाई ई, या बोल सकते हैं म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई. ओके, नॉट डायरेक्टली. तो लो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो आपका मोबिलिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब मोबिलिटी तो मूवमेंट के ऊपर है ना. जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम आप अप्लाई कर रहे हो तो मूव ही नहीं करेगा, जो मूवमेंट पे चल रहा होगा तो उसी मूवमेंट पे चलेगा. ये आपका कांस्टेंट है किसके लिए? लो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. देन आप आगे बढ़े, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 में गए, तब आपका जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है तो वो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रूट ई है. ये इंपॉर्टेंट है,
ना कि ई, रूट ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका म्यू 10⁻³ से 4 के बीच में। ये याद रखा हमने। अब और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़े तो 10⁻7 तक गए। 10⁻7 में आपका यही रिलेशन अप्लाई हो जाता है, ये वाला। ओके, 10⁻7 में आपने ये कर दिया तो आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सीधे से एक ये लाइन है, यहाँ पे ना दिख रही हो, ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, इसमें कुछ कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है। ये कर्व है, रूट ई है, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो उल्टा चलता है। वहां पे ऐसे चलता था, कर्व होता था, कांस्टेंट हो जाता था। यहाँ पे कांस्टेंट होगा, कर्व होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये रिलेशन ऐसे याद रखेंगे कि म्यू और कैपिटल ई और वीडी और कैपिटल ई का जो ग्राफ है वो अपोजिट है। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पार्ट ही बोल सकते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको दिखा देता हूं मैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी linearly increases with the applied electric field and mobility remains constant for, ठीक है। अब इनने यहाँ पे इसको थ्योरेटिकल भी लिखा है, फॉर 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर से लेके 10⁻4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये पहला रिलेशन कम के लिए था, यहाँ लिखा नहीं है, ये है। ये 10⁻3 वोल्ट पर सेंटीमीटर के लिए, यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ, फॉर 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर से कम अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए। ये इसके लिए नीचे है और इसके लिए आपका ये है। ये भी देख लेते हैं। तो पहला तो आपको ग्राफ से समझ में आ गया। पहला ग्राफ से क्या समझ में आया कि आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पहले लीनियरली बढ़ती है और उसी पहले वाले क्वाड्रेंट फेज जो भी वो लोग मतलब ग्रुप में आपका मोबिलिटी कांस्टेंट रहती है। दूसरे वाले में क्या होता है, इन दिस रीजन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस सब लीनियरली, ठीक है, ये बढ़ती है सब लीनियरली विद अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सो मोबिलिटी स्टार्ट्स टू वेरी विद इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ गिवन रिलेशन। ये बोल सकते हैं कि डिक्रीजेस सब लीनियरली, ये बोल सकते हैं वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कर्व में डिक्रीज कर रहा है, बट इसका रिलेशन ये होता है, ठीक है। ये रूट ई है, रूट, ये याद रखेंगे। और जो तीसरा आपका केस है फॉर ई लेस देन 10⁻4, तो वहां पे आपका सीधे सीधे से वीडी तो बढ़ता है, वीडी तो हो जाता है कांस्टेंट, ठीक है, वीडी हो जाता है कांस्टेंट, क्योंकि आपका ई के बढ़ने से म्यू गिर रहा है। तो ये दोनों का ऐसा सेट हो गया मामला म्यू और ई का कि वीडी कांस्टेंट है, आपका म्यू गिर रहा है, म्यू आपका लीनियरली गिरेगा, डिक्रीज करेगा। तो एट हायर इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी सैचुरेट कर जाती है और आपका जो मोबिलिटी वो डिक्रीज करती है विद द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड म्यू और ई के इस रिलेशन में। सिंपल है, याद रखने की चीजें हैं। टिपिकल वैल्यू ऑफ मोबिलिटी अगर बात करें तो सिलिकॉन की 1300 और जर्मेनियम की 3800 फॉर म्यू एन इलेक्ट्रॉन के लिए, और आपका होल के लिए 500 और 1800। और मोबिलिटी होल की कम क्यों होती है और कम ही होती है, इस पर डिटेल में हम बात कर चुके हैं। Hence we can observe electron mobility is always greater than the whole mobility। वैसे तो गेट में ये वैल्यूज देते हैं, पर अगर आप याद कर लें, याद हो जाए तो अच्छी बात है। सिलिकॉन की कम से कम 1300 500, और ये थोड़ी सी बदली हुई वैल्यूज भी कभी कभी आ जाती है, मतलब इसी के 19-20। Hence we can observe electron mobility is always greater than the whole mobility, पढ़ लिया है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोनॉन पे, या फिर लेटिस वाइब्रेशन और एटॉमिक वाइब्रेशन, जो ऊपर पढ़ा था उसको हम अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, फोनॉन। लेटिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस लोकलाइज्ड ट्रैवलिंग वेव्स, ठीक है, जो हीट वेव बोली थी, जो हीट वेव मैंने बोली थी वो यही है, ठीक है, हीट वेव ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन इन सॉलिड विच आर नोन एज फोनॉन्स। तो इन्हीं लेटिस वाइब्रेशन को सॉलिड के अंदर हम फोनॉन कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स टेल्स अस दैट द एनर्जी ऑफ दिस ट्रैवलिंग वेव आर क्वांटाइज्ड। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि इसकी ट्रैवलिंग वेव की एनर्जी, वो तो कहती है कि हर चीज की क्वांटाइज एनर्जी है, एंड वन क्वांटम ऑफ एनर्जी इज नोन एज, और जो क्वांटाइज एनर्जी है मतलब क्वांटाइज मतलब टुकड़ों में है, ठीक है, इंटीजर मल्टीपल के टुकड़ों में। तो जो एक क्वांटम ऑफ एनर्जी है उसको हमने फोनॉन बोला है, ये सबको पता है, ठीक है। ये जो लाइन है द क्वांटम ऑफ एनर्जी या क्वांटा ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोनॉन, ये रिपीट हो रहा है, ये सबको पता है। आगे पढ़ते हैं। विच एन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट्स विद द फोनॉन बट लार्ज चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोनॉन टेक प्लेस।
ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है फोनॉन के साथ तो फोनॉन की मोमेंटम में लार्ज चेंज आ जाता है और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो चेंज। मतलब वो तो सीधी सी बात है, कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम बदलता है, एनर्जी बदलती है। ठीक, क्लास 11 फिजिक्स। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट्स विद अ फोनॉन देन लार्ज चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस और नेग्लिजिबल चेंज इन, सॉरी ये फोटोन है, ये हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये फोटोन है। ठीक है, फोटोन की बात कर रहे हैं, फोटोन एक डिफरेंट एंटिटी है। तब क्या होता है, लार्ज चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी चेंज होती है काफी ज्यादा, वहां पे भी चेंज होती थी, यहाँ पे भी चेंज होती है थोड़ी ज्यादा, लेकिन मोमेंटम में चेंज नहीं होता, मोमेंटम में नेग्लिजिबल चेंज ही होता है। तो ये याद रखने वाली बात है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, तो mn स्टार और mp स्टार आपने कहीं ना कहीं मतलब देखा जरूर होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव मास, जो कि डिनोट आता है m स्टार से, और फिर n और p तो इलेक्ट्रॉन और होल के लिए। द इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल आर नॉट कम्प्लीटली फ्री स्ट्रीट दे इंटरेक्ट विद द लेटिस एटम। तो वो तो हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन को काफ़ी सारी रुकावटें होती हैं किसी भी क्रिस्टल में एज कम्पेयर टू वैक्यूम। ओके, एज अ रिजल्ट देयर वेव पार्टिकल मोशन कांट बी एक्सपेक्टेड। तो उनका जो वेव पार्टिकल मोशन है, वेव पार्टिकल मोशन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टू बी सेम एज फॉर इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्पेस। मतलब एज कम्पेयर टू वैक्यूम जैसा वो वेव पार्टिकल मोशन शो करेंगे, कर सकते हैं, हम यहाँ क्रिस्टल के अंदर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो वैसा ही शो करेंगे। Thus, in applying the usual equations of electrodynamics to charge carriers in a solid, we must use altered value of particle mass. तो अब यहाँ पे बात एकदम सीधी सी है, एकदम सीधी, उसको जलेबी की तरह घुमाने वाला कोई मतलब ही नहीं है कि आपका जो भी एसआई यूनिट होती है या जो भी मतलब वैल्यूज नापी गई हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, होल का मास इतना है, वो कहाँ की बात है। मतलब होल का तो मास नहीं नापा, वो तो इलेक्ट्रॉन के बराबर हम कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास वो वैक्यूम के लिए है, फ्री स्पेस के लिए है। ओके, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg वो फ्री स्पेस के लिए है। अब बात करी क्रिस्टल की, जहाँ पे कि काफ़ी ऑल्ट्रेशंस हैं, काफ़ी यूजुअल से डिफरेंट पैटर्न्स हैं, तो वहाँ पे क्या वही सेम मास होगा, रह पाएगा मास? तो आपका आंसर आएगा कि नहीं, मास में चेंजेस तो आएंगे। तो उन्हीं चेंजेस को हमने एक नाम दे दिया इफेक्टिव मास, और उसको हमने एम स्टार से डिनोट किया है। ओके, वी मस्ट यूज ऑल्टर्ड वैल्यू ऑफ पार्टिकल मास। इन डूइंग सो वी अकाउंट for most of the influences of the lattice so that electron and holes can be treated as almost the free charge carriers in calculation। ठीक है, तो ये जितना भी चेंजेस हैं वो किसकी वजह से, जो इन्फ्लुएंस हो रहा है लैटिस का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स को हम ट्रीट कर सकते हैं एकदम नॉर्मल चार्ज कैरियर कैलकुलेशन में। तो अब आते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट में। तो लॉजिक और रीजन वाई तो समझ में आया, अब व्हाट कैसे वो देखते हैं। वी हैव एनर्जी जो हमारी है हाफ एम बी स्क्वायर, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने m को रिप्लेस कर दिया एम एन स्टार से। हियर एम एन स्टार इज व्हाट, हियर एम एन स्टार इज इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, बट मोमेंटम p इक्वल टू एम वी, तो मोमेंटम में भी चेंजेस आए हैं, मोमेंटम में भी ये एम एन स्टार, मोमेंटम में भी चेंजेस आए हैं, तो आएंगे। अब सो ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2mn स्टार। ठीक है, अब P क्या है, जो मोमेंटम है उसको हम ऐसे भी लिखते हैं h बार के, यहाँ पे h बार क्या है, ऑल्टर्ड वेव नंबर, सॉरी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और आपका k क्या है, वेव नंबर, k क्या है, वेव नंबर, ये आपका रिड्यूस्ड कांस्टेंट है h बार। तो ये कुछ इक्वेशन y इक्वल टू ax स्क्वायर की तरह है। ठीक है, इससे कंपैरिजन किया है, तो चीज़ें क्या हो रही है, धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट हो रही है। ठीक है, समझ में आ रही है। आप ये एनर्जी लिखी हमने, स्पेशली काइनेटिक एनर्जी लिखी, हमने मोमेंटम लिखा, मोमेंटम के बाद हमने उसको इसमें अप्लाई कर दिया, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, p स्क्वायर बाई 2m होती है। ओके, ये चीज़ हमने यहाँ ली, बस m की जगह हमने mn स्टार लिया, फिर p को भी हमने चेंज किया, और आखिरी में जो हमारा रिलेशन आया जो कि इंपॉर्टेंट है स्टार के साथ, h बार स्क्वायर अपॉन 2mn स्टार डॉट k स्क्वायर, k इज द वेव नंबर। और ये क्या है,
ये देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, एनर्जी है कंडक्शन बैंड है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो इन द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में एनर्जी नहीं होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज फ्री पार्टिकल, वहाँ पे तो फ्री हो जा रहा है। वो बाउंड कहाँ पे है, वो बाउंड है वैलेंस बैंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज समझने की। एक इलेक्ट्रॉन बाउंड कहाँ है, वैलेंस बैंड में बाउंड है। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, वहां पे नहीं है। तो कैलकुलेशन के बाद जो हमें रिलेशन निकल के आया वो हमारा है ये। E इक्वल टू एच बार स्क्वायर, मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से, एच बार स्क्वायर अपॉन 2m स्टार इंटू के स्क्वायर। के स्क्वायर इज द वेव नंबर। तो अब इसमें और फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1 है विद रिस्पेक्ट टू के। तो डी ई अपॉन डी के वो हमारा कुछ ऐसा सॉल्व हो के आया, एच बार स्क्वायर अपॉन 2m स्टार इंटू 2k। ओके, और 2 से 2 हमारा कैंसिल, तो एच बार स्क्वायर अपॉन mn स्टार इंटू के। अगेन डिफरेंशिएट, चलो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये कह रहे हैं तो d2e अपॉन dk2, तो हमारा सीधे k चला गया एच बार स्क्वायर अपॉन mn स्टार डॉट 1। तो mn स्टार की जो वैल्यू आई वो हमारी आई ये एच बार स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन dk2। mn स्टार इज ए कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू m नॉट। m नॉट क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री स्पेस में मास। फ्री स्पेस में मास जब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था और वो मतलब फ्री है, वो किसी वेलोसिटी एक्सीलरेशन के संग भी फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसका मास कुछ ये है। तो mn स्टार क्या होगा कि उस मास के c टाइम्स होगा। कुछ भी c की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो उस मास के c टाइम्स होगा। और mn स्टार की थ्योरेटिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ये है एच बार स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन dk2। तो यहाँ तक mn स्टार की वैल्यू पे आए। अब आते हैं, एक हमने डायग्राम बनाया किसके बीच में E और K के बीच में। द नैरोअर द पैराबोला करस्पॉन्डिंग टू सेकंड डेरिवेटिव स्मॉलर इज द इफेक्टिव मास। ठीक है, तो पैराबोला का क्या मतलब है, ये हमें इस वाले रिलेशन को दे रहा है। अभी हमने ऊपर देखा था, फिर से चलते हैं। ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर की इक्वेशन है, और पैराबोला आपको पता है कि कैसा होता है, वो इस तरीके का देता है। अब ये यहाँ पे ये कह रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको करते हैं अलग। The narrower the parabola corresponding to second derivative, smaller is the effective mass। तो पैराबोला जितना पतला होगा, ये विद जितनी कम होगी, उतना ही हमारा इफेक्टिव मास कम होगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव मास किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इस पे और एक एच बार पे। ओके, तो एनर्जी ऑफ होल्स हमारा नीचे है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा ऊपर दिखाया है, और ई भी हमारे एनर्जी लेवल लिखा है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। तो कुछ है नहीं, बस याद रखना है कि कुछ इस तरीके का होता है। और हमारा जितना पैराबोला पतले होंगे, नैरो होंगे, उतने हमारा इफेक्टिव मास कम होगा, स्मॉल होगा। अब कुछ नोट की बात कर लेते हैं, और लेक्चर बड़ा हो रहा है काफ़ी, इसको खत्म करते हैं। एज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन ई के डायग्राम। ये हमारा क्या है, ई के डायग्राम। दिस इज फेमस ई के डायग्राम। ओके, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो नीचे से ऊपर की ओर ये बढ़ रही है ई के डायग्राम में। सो द एनर्जी ऑफ होल विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, होल हमेशा क्या करता है, अपोजिट फॉलो करता है, बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम, बिकॉज होल्स हैव अपोजिट चार्ज डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज कर्वेचर ऑफ द बैंड फॉर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड एंड फॉर होल वैलेंस बैंड इन ई के डायग्राम डिटरमाइंस द इफेक्टिव मास ऑफ चार्ज कैरियर। तो ये वही बात को फिर से रिपीट करके कह रहा है कि जो कर्वेचर है, कर्वेचर मतलब कर्वेचर, ये कर्वेचर, ये अब ये कर्वेचर पतला होगा तो आपका यूं बनेगा, ज़्यादा बड़ा होगा तो आपका यूं बनेगा। तो ये क्या बता रहा है, किसको डिटरमाइन करता है, इफेक्टिव मास को डिटरमाइन करता है। ओके, इफेक्टिव मास ऑफ चार्ज कैरियर को डिटरमाइन करता है। तो यही चीज़ ऊपर लिखी है कि ये इसके नैरो या वाइड होने से आपका इफेक्टिव मास लार्ज और स्मॉल होगा।